नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे जो आपकी सेकंड क्लास थी कपास की। कल मैं किसी बीमार, थोड़ी तबीयत खराब थी मेरी, इसलिए डाल नहीं पाया वीडियो। लेकिन आज अपन कपास का जो नेक्स्ट अपने जहां तक पढ़ाया था उससे आगे है, उसके अपन आज क्लास में आपके रिकॉर्ड करना है। और बिल्कुल डेली इसी तरह से आपके क्लास जब तक है। एक लड़का कमेंट कर रहा था, सर 10 दिन में कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। हाँ दोस्त, क्योंकि एक दिन में आपके तिलन फसल कंप्लीट कराऊंगा इंडेक्स के रूप में, जैसे मसाले वाली। एक दिन में तिलनी, एक दिन में दलनी। और गन्ना बचा है, कपास आज हो जाएगा। उसके बाद में आपके कौन सी बचेगी? खाद्यान्न वाली फसलें। अगर फसलें कंप्लीट हो जाएगी तो आपके फिर बाकी के 3-4 दिन हो जाएगी, बिल्कुल 10 या 15 दिन में, यानी 15 जनवरी तक आपके कंप्लीट एग्रोनॉमी का कोर्स वीडियो रिकॉर्ड होकर डल जाएगा। और अब 31 तारीख को आपके लाइव 200 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे, जिन लड़कों को पता होगा, 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक क्लास होगी लाइव। यानी 31 तारीख को, आज ही बोल दिया हूं, माँ मैराथन के रूप में आप उसमें जितने बच्चे लाइक जो उसको शेयर कर देना, 31 तारीख को 200 क्वेश्चन होगी। और 200 क्वेश्चनों में से लगभग आपके उस क्वेश्चनों में जो है, यानी 15 या 17 क्वेश्चन उसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। उन 200 क्वेश्चनों में पेपर 20 का आएगा, 20 में से 15 या 17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जुड़े रहे और आपका जो मोरल ड्यूटी है वो ध्यान रखे, ठीक है। क्योंकि एक क्लास अपलोड करने के हमें भी लगभग 300-400 रुपए देने पड़ते हैं। अब ऐसा है नहीं कि भाई बिना पेमेंट काम हो, फिर भी आपको केवल ऐसा बोली भी नहीं रहे पेमेंट। आपका काम है केवल लाइक और शेयर करना, वो कर देना। इसके बाद में अपन कपास पढ़ रहे थे तो सीड रेट लास्ट टॉपिक था। बिल्कुल सीड रेट आपके मैंने कंप्लीट करके सीड रेट दिया था कि सीड रेट में आपको ध्यान रखना है। तो सीड रेट में देखो, जो आगे चलते हैं, एक सीड रेट और लिखा, एक वेराइटी है RST9 इसकी, यानी इसकी भी 20 से 25 केजी पर हेक्टर होता है। तो ये ध्यान रखे भाई, एक वेराइटी कौन सी है? RST9, एक कपास की वेराइटी है। और इसकी जो सीड रेट होती है वो 20 से 25 केजी पर हेक्टर होती है। वैसे आपको बताया अमेरिकन की क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना 15 से 18 केजी। देसी की क्रम से बताया था मैंने, या आप उसे उल्टा ले जाओ, कैसे भी कर लो। सबसे कम किसकी? बीटी की 1 से 1.5 केजी, शंकर की जो 2.5 से 3 केजी है। उसके बाद में आपके कौन सा आया? देसी की 12 से 15। और उसके बाद में कौन सी आई? तो ये भी ध्यान रखना, RST9 की कितनी होती है? 20 से 25 केजी पर हेक्टर। अब स्पेसिंग देख लो, सभी में स्पेसिंग एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी वाली चीजें मैं पहले बताता हूं क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और स्पेसिंग में देखो, शंकर जो है उसका कितना है? शंकर की होती है 150 इंटू 60। ये स्पेसिंग ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपके देसी कपास आ जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, देसी और अमेरिकन। तो देसी अमेरिकन, देसी में कितना होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। या पहले अमेरिकन लिख लो, कैसे कर लो इसको, आपको पता रहना चाहिए कि ऐसा कुछ है। क्योंकि क्रम से याद रखोगे तो याद रह जाएंगे। शंकर में 150 से ये रह गया। उसके बाद में आता है आपके अमेरिकन। अब अमेरिकन में क्या करना है आपको? 60 इंटू 45। उसके बाद में देसी आ जाएगा। देसी की स्पेसिंग कितनी रहती है? 45 इंटू 30। अब देखो याद कैसे रखेंगे इसको। शंकर की 150 से 60 है, तो इस 60 को यहां लाओ, यानी शंकर हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब कोई भी चीज बनेगी तो डबल क्रॉस से बनाएंगे। तो 60 के हाइब्रिड कितना हो जाएगा? लगभग 120 होंगे, ये सब जानते हो। तो 150 इंटू 60। फिर अमेरिकन आता है, तो इस 60 को यहां ले आओ और इसमें 15 कम कर दो। अगर 60 में से 15 कम करेंगे तो कितना आ जाएगी? 60 इंटू 45। फिर इस 45 को यहां ले आओ, तो लिया है 45। अब इसमें 15 कम कर दो, 30 हो जाएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना, बीटी की स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये सभी स्पेसिंग आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा शंकर की होती है, इसलिए ऊपर लिख लिया इसको 150 इंटू 60। फिर अमेरिकन की होती है 60 इंटू 45, यानी 150 के आधा कर दो लगभग। ऐसा नहीं कि 75 जाएगा सर, आप 60 कैसे कर दिए? एवरेज अपन तरीका बता रहा हूं याद करने का। और ये 60 को ऐसे क्रॉस लिया, इस 60 को इधर क्रॉस लिया है, इसको 45 को इधर लिया है, इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा लॉन्ग टाइम तक। और इसमें ऐसे ही रहेगा। और बीटी कॉटन का अगर आपको पौधों की संख्या पूछ ले कि 1 हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी होगी, तो एक फॉर्मूला होता है, एरिया बटे स्पेसिंग। देखो किसी भी पौधे की प्लांट पॉपुलेशन निकालने के लिए हमेशा क्या होता है? एरिया बटे स्पेसिंग। अगर आपको पूछ ले कि बीटी कॉटन की जो स्पेसिंग है वो 100 इंटू 100 है, यानी 100 इंटू 100 है, तो उसमें एरिया कितना आएगा? तो स्पेसिंग कितने हैं? 100 इंटू 100,
सेंटीमीटर में, तो एरिया बटे स्पेसिंग का मतलब 1 हेक्टर में एरिया कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, और स्पेसिंग कितनी है लगभग 100 इंटू 100। आई क्या बात समझ, ये मीटर स्क्वायर में, यहाँ मीटर स्क्वायर में, तो ये ध्यान रखिए यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है 100 इंटू 100, तो लगभग 100 इंटू 100 से ये 2 कंफ्यूज हो गए, 2 से 2। आई क्या बात समझ, तो 1 हेक्टर में अगर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में लाएंगे तो 10,000 पौधे आ जाएंगे, 10,000, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर को चेंज करना पड़ेगा आपको। आई क्या बात समझ, तो 100 इंटू 100 का मतलब लगभग 1 हेक्टर में कितने प्लांट आ जाएंगे 10,000। निकालना न भी आए तो रट के रख लेना, 100 इंटू 100 स्पेसिंग है, तो बीटी कॉटन के 1 हेक्टर में कपास कितने हो जाएंगे लगभग 10,000 कपास हो जाएंगे, यानी 10,000 पौधे आएंगे 1 हेक्टर में। और नॉर्मली कितने आते हैं अगर स्पेसिंग, तो 50,000 से 80,000, ठीक है। लेकिन बीटी कॉटन में आपके कितने आ जाएंगे 10,000 पर प्लांट पौधे, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में आपके नेक्स्ट जो है बात ध्यान रखनी है, ये स्पेसिंग हो गया। इसके बाद में जलवायु, तो जलवायु तो आपको पता है किस प्रकार की कटिबंधीय गर्म जलवायु चाहिए, इसके लिए जलवायु का कोई ज्यादा मैटर है नहीं, जलवायु इस प्रकार से ध्यान रखनी है। अब ये कपास होता कहाँ है, ये सबसे ज्यादा इसमें आपको ध्यान रखना है। कपास की वृद्धि के लिए तापमान, तो उष्ण कटिबंधीय या गर्म जलवायु आप लिख सकते हो, गर्म जलवायु चाहिए। कपास के लिए वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए, तो वृद्धि के लिए लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और बोल खुलते समय तापमान, बोल का मतलब जो ओपन है उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। राजस्थान में ये कहाँ होता है, तो ध्यान रखना गंगानगर व हनुमानगढ़ में सर्वाधिक ये होता है, गंगानगर और हनुमानगढ़, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, गंगानगर में भी होता है और हनुमानगढ़ में भी ये होता है। एक अपने आता है रिफ्यूज क्रॉप, वैसे मैं आपके आगे बताऊंगा बीटी कॉटन के समय रिफ्यूज क्रॉप क्या होती है, लेकिन एक अपने जो अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम एक होता है, ये यूएसए से निकाला है, इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम होता है, इसमें स्पेसिंग आपके रखा जाता है 19 इंटू 19, 90 इंटू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको मुख्य उद्देश्य था अल्ट्रा नेरो रो सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक प्रति हेक्टर में पौधों की संख्या कितनी आ जाएगी, लगभग आपको ध्यान रखना प्रति हेक्टर में पौधों की संख्या लगभग 2,77,000, 2,77,000, तो ध्यान रखना यह, इसको बोल सकते हो आप अल्ट्रा नेरो रो, यानी ऐसा रो जिसमें प्लांट इसकी स्पेसिंग से मेड व दोहरे बनाए जाते हैं, और ये कर दिया जाता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस बात है नहीं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कहां से विकसित की है। इसके बाद में अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 200% देख लेना। रिफ्यूज क्रॉप क्या होती है, रिफ्यूज क्रॉप, ये उदयपुर यूनिवर्सिटी में आया था कि रिफ्यूज क्रॉप क्या किसे कहते हैं, रिफ्यूज क्रॉप, यहाँ 200% लगा लेना। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये रिफ्यूज क्रॉप, और रिफ्यूज क्रॉप किसे कहते हैं, जो बीटी कॉटन होता है, बीटी कॉटन के चारों ओर, बीटी कॉटन के चारों ओर नॉन बीटी कपास लगाना, नॉन बीटी कपास लगाना क्या कहलाता है बताओ, बीटी कॉटन के चारों ओर नॉन बीटी कॉटन लगाना रिफ्यूज क्रॉप कहलाती है, और इसका प्रतिशत कितना होता है 20%, यानी नॉन बीटी कॉटन फसल कितने लगाते हैं 20%। तो पहले आते हैं कि बीटी कपास के चारों ओर, वहां ऑप्शन में आएगा गार्ड क्रॉप कहते हैं, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो नॉन बीटी कपास लगाना, बीटी कॉटन के चारों ओर नॉन बीटी कपास लगाना, उसे क्या कहते हैं रिफ्यूज क्रॉप, और 20% ये ध्यान रखना आपको 20% होता है, इसमें बहुत काम, तो इसको बोलते हैं रिफ्यूज क्रॉप। आगे क्या बात समझे सभी के, सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, और ये उदयपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। अब अगर बात कर ले अपन सिंचाई की, तो सिंचाई जलमांग कितनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जलमांग इसकी लगभग 700 से 1300 mm होती है। इसमें लगभग कितनी 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं किस्में, किस्में में ज्यादा कुछ नहीं है, कौन सी किस्म किधर होती है वो ज्यादा ध्यान रखनी है आप। एक होती है आपके H4 और H4 होती है, एक आपके वारा लक्ष्मी, शंकर किस्म है, ये शंकर किस्म है। और H4 के बारे में ध्यान रखना है, जो व्यवसायिक फसलों की प्रथम शंकर किस्म, व्यवसायिक फसल, व्यवसायिक का मतलब जिसे अपने इन कॉमर्शियल क्रॉप की,
व्यावसायिक फसल की प्रथम संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म थी ये, ध्यान रखना। और ये कब रिलीज की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, H4 1970 में। और किसने, सीटी पटेल के द्वारा गुजरात से विकसित की थी, अपने सूरत गुजरात से विकसित। तो ये किस प्रकार की है, तो ध्यान रखे H4 किस प्रकार की है, अंतरजातीय नहीं है, अंतरा है, H4 अंतरा है ना, इंट्रा, इंट्रा स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है, या आप बोल सकते हो अंतराजातीय, तो अंतराजातीय होती है। तो H4 किस प्रकार की है बताओ, अंतराजातीय हो जाएगी। इसका ध्यान रखना आपको सभी स्टूडेंटों को कि अंतरजातीय किस प्रकार की वैरायटी है। इसके बाद में आती है आपके H4 का क्रॉस लिखो, G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस। H4 का जो होता है G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस, अमेरिकन नेक्टरलेस, ये इसका होती है। अंतरा का मतलब जिसमें जीन अलग अलग होती है, अपने एक होती है वारालक्ष्मी, ये इंटर स्पेसिफिक होती है, अंतरजातीय। ये अंतरा है, ये ध्यान रखा, अंतरजातीय होती है, अंतरजातीय। इसको इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा, इसको बोलते हैं इंटर, INTER, इंटर स्पेसिफिक। तो ये ध्यान रखने, वारालक्ष्मी किस प्रकार की हो जाती है बताओ, इंटर स्पेसिफिक या अंतरजातीय। अंतरजातीय का मतलब जिसमें जीनस समान रहता है, जाति अलग अलग होती है। जीनस क्या, या गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बारबेडेंस, गोसिपियम बारबेडेंस, बारबेडेंस। तो देखो इसमें गोसिपियम हिरसुटम, गोसिपियम बारबेडेंस, तो यहाँ गोसिपियम गोसिपियम तो समान है, यानी जीनस गोसिपियम है, लेकिन स्पीशीज अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अंतरजातीय। बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रखना है। तो H4 वारालक्ष्मी ये 1970 में निकली थी, H4 वारालक्ष्मी 1972 में रिलीज हुई थी। तो ये सब ध्यान रखना है। एक अपने राजस्थान के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, आपके राजस्थान की प्रथम संकर किस्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए सभी स्टूडेंट। राजस्थान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, तो राजस्थान की प्रथम संकर किस्म जो इसकी है, तो वो याद रखना आपके कौन सी है, प्रथम संकर किस्म। तो इसका बिल्कुल ये क्वेश्चन आ सकता है, मरु विकास, मरु विकास, जिसको आप राज HH16 भी बोलते हो, 16 राज HH16। तो ये भी ध्यान रखना, ये राजस्थान की प्रथम है। और एक MCU5 ये भी इसकी है, राजस्थान की प्रथम तो मरु विकास है। एक आपके MCU5 हो गई, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल, एक्स्ट्रा लॉन्ग इसका फाइबर आता है। तो ये भी ध्यान रखना, MCU5 राजस्थान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, मरु विकास। H4 भी उसका है, मरु विकास का ध्यान रखना। RH16 आपको क्वेश्चन ये से पूछेगा, राजस्थान की प्रथम संकर किस्म कौन सी है कपास की, तो वह राजस्थान की करनी है, तो H4 मत कर देना कि 1970 में आई थी। राजस्थान की तो एक ही है, और वो कौन सी है, मरु विकास। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आपके एनसीईआरटी में इस प्रकार से दे रखा है, देसी कपास की किस्में कौन कौन सी है, तो आपका देसी कपास का ध्यान रखना, दिग्विजय और गिरनार। वैसे खूब है, लेकिन आपको दो चार वेरायटियां भी अगर ध्यान रहेगी, मान लो 2-3 वेरायटी आपको अच्छे से ध्यान रहेगी, तो आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हो। और RJ18, G1, ये सब G1, ये तो हो गया आपके कौन सी, देसी कपास की। इसके बाद में अमेरिकन कपास की और है, ये वेरायटियां ध्यान रखना है। तो बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती, ये गंगानगर अगेती, गंगानगर अगेती, ये सब किस प्रकार के आपके अमेरिकन कपास की। बिल्कुल इसको ऐसे ध्यान रखना है। RS10, A10, RS8 हो गया, RS10 हो गया, जो भी है ये सब वेरायटियां बताओ किसकी होगी आपको। बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रखेंगे, बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती। और एक बीटी की और होती है, RCH और MRCH, बीटी की RCH और MRCH, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीटी कॉटन की भी आपको ध्यान रखनी, MRCH या MRCH, इसके पीछे कुछ भी नंबर आ जाए आपको ध्यान रखना, बीटी कॉटन की है। RS8 और RS
11 ये सब RS वाली, RJ18 G1 ये आपके देसी कपास की होगी, अमेरिकन कपास की होगी। एक और है सुचित्रा, तो गोसिपियम बार्बेडेंस की, ये भी ध्यान रखना भाई, ये वेराइटी आपको ध्यान रखनी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में आपके गोसिपियम जो बार्बेडेंस है, गोसिपियम गोसिप बार्बेडेंस, यानी बार्बेडेंस का मतलब जो सी आइसलैंड, इसकी दो वेराइटियां हैं, ये सुचित्रा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सुचित्रा है, सुचित्रा इसकी प्रमुख वेराइटी है। इसके बाद में देखो, अब अपन पढ़ेंगे जितने भी फाइबर आइबर है उसके बारे में, बीटी कपास के बारे में बताते हैं, सुचित्रा सुवीना, ये गोसिपियम बार्बेडेंस की है, उसकी वेराइटी है। अब अपन पढ़ते हैं बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं बीटी कॉटन के बारे में। तो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस एक बैक्टीरिया था, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। बेसिलस थ्यूरिजेंसिस जो अगर कपास में पिंक वोलवर्म जो उसके सुंडी को खाते हैं उसको कंट्रोल करता है बेसिलस, यानी बीटी कॉटन अगेंस्ट कार्य करता है। तो आपको बीटी कॉटन और बीटी कॉटन की जो वेबसाइट जो वेराइटी बनाई थी बीटी कॉटन, तो ये देखो शॉर्ट में याद रखना, बीटी कॉटन आपके तो 2002 से अपने बीटी कॉटन के इंडिया में खेती करने लग गए थे, तो ये भी काम की बात है। बीटी कॉटन में जो बोलगार्ड पस्ट बनाई थी, बोलगार्ड पस्ट, वो किस मोनसेंटो कंपनी के द्वारा बनाई थी, मोनसेंटो। और इसको अप्रूवल कौन करती है बीटी कॉटन को, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, GEAC, ये ध्यान रखना आपको कौन करता है, बिल्कुल इस बार कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का होता है। तो बीटी कपास के लिए आपको ध्यान रखना है जेनेटिक इंजीनियरिंग अफेरल कमेटी, GEAC, आनुवांशिक रूपांतरित इस प्रकार की कमेटी रहती है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अफेरल कमेटी, GEAC करती है बीटी कॉटन का, तो मोनसेंटो। अब देखो बोलगार्ड पस्ट ये एक वेराइटी है, इसमें क्या हुआ, बेसिलस थ्यूरिजेंसिस से कौन सी प्रोटीन ली थी, तो ध्यान रखिए क्राई प्रोटीन ली थी। और ये क्राई प्रोटीन जब भी बैक्टीरिया खाएगा, यानी कोई भी कीड़ा पिंक वॉल में आके उस कपास को खाएगा, तो उसके हाथ में क्राई प्रोटीन जाएगी, क्राई प्रोटीन उसको आंत को क्या कर देगी, क्राई प्रोटीन आंत को ब्लास्ट कर देगी, यानी 48 से 72 घंटे में। तो ये क्राई प्रोटीन है। तो दो प्रकार की वैरायटियां बनाई थी, बोलगार्ड पस्ट, यहां से क्वेश्चन आता है बोलगार्ड पस्ट में किस प्रकार का जीन था, ध्यान दे, क्राई पस्ट AB, और बोलगार्ड सेकंड बनाया था उसमें पस्ट AC, है ना, क्राई पस्ट AC, और बोलगार्ड सेकंड में होता है क्राई सेकंड A व B। तो ये बहुत काम का क्वेश्चन होता है, दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है किसमें कितना क्या होता है, बीटी कॉटन में कौन सी होती है, क्राई में कौन सी होती है। तो ध्यान दे, पस्ट में जो है क्राई पस्ट AC, वहां आता है कि बोलगार्ड पस्ट में किस प्रकार का जीन था, क्राई पस्ट AB, क्राई पस्ट AC, क्राई पस्ट, और इसमें क्राई सेकंड जो बोलगार्ड सेकंड है, तो क्राई सेकंड A और B, नोट C। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। और ये GEAC बीटी कॉटन का 2002 में, बीटी कॉटन की सीड रेट क्या होती है अपने कमेटी। और विश्व की प्रथम जो थी, तो वो भी आपको पता है, विश्व की प्रथम ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, तंबाकू। भारत की प्रथम कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है बीटी कॉटन, बीटी बैंगन भी आता है, बीटी कॉटन था। विश्व अपने भारत में इसकी खेती 2002 से स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है जो आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें और कोई ज्यादा कुछ है नहीं, और एक क्वेश्चन और लिख लेना कि भारत में इसका कहां होता है उत्पादन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सर्वाधिक बीटी कॉटन की खेती, भारत में सर्वाधिक बीटी कॉटन, सर्वाधिक बीटी कॉटन कहां होता है, तो ध्यान रखना बीटी कॉटन महाराष्ट्र में MH, महाराष्ट्र। और राजस्थान की बात करें तो कहां होती है, राजस्थान में ध्यान रखे भाई गंगानगर में होती है। इससे ज्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें, तो ये थोड़ी बहुत आपको नॉर्मल चीजें याद रहनी चाहिए। अब खरपतवार नाशी कौन से काम में लेते हैं, खरपतवार मुख्य होते हैं, तो इसके लिए मुख्य जो खरपतवार होते हैं वो मोनोयूरोन व डायूरोन होता है, मोनोयूरोन व डायूरोन। तो ये ध्यान रखना, मोनोयूरोन प्लस डायूरोन। और अगर आप काम में लेते हो तो
वैसे पेंडिमिथाइलिन वो भी दे रखे हैं, लेकिन वो ध्यान रखना। एक आपके पायरेट्रोब्रेक, ये ध्यान रखना भाई, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। पायरेट्रोब्रेक खरपतवारनाशी इसमें काम में लेते हैं। पेंडिमिथाइलिन वो भी मोनोयूरोन डायूरोन को अपन क्या कहते हैं, कपास के वो बोलते हैं। तो ये खरपतवार आपका ध्यान रखना, खरपतवारनाशी में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मोनोयूरोन डायूरोन या पायरेट्रोब्रेक, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये खरपतवारनाशी हो गए। वेरी वेरी 200% फिर लगा लो, यहाँ काम की बात है। अभी 200% आपको पहले बताया था, 200% यहाँ ध्यान रखना है। एक 2,4-D का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। 2,4-D ये ध्यान रखना। कपास, एक कपास, दलहनी फसल और आपके तिलहनी फसलों में 2,4-D का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक गेहूं की वैरायटी है, सभी कमेंट करके बताएंगे गेहूं की कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर अपन 2,4-D का छिड़काव नहीं करते। तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो कपास, एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत एग्जामों में आया है कि 2,4-D का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए 2,4-D का कपास के अंदर? तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फ्रीजिंग ऑफ लीफ जो होती है, यानी पत्तियां कैसे हो जाती है, पत्तियां अंगुली नुमा हो जाती है। पत्तियां अंगुली नुमा हो जाती है। तो ध्यान रखिए, इसमें पत्तियां किस प्रकार की हो जाती है, अंगुली नुमा। कमेंट में बताना गेहूं की कौन सी वेरायटी है जिसमें अपन 2,4-D का स्प्रे आपको नहीं करना चाहिए, उससे उसकी हानि होती है, कौन सी है वो सभी लोग बताएंगे। 2,4-D का स्प्रे नहीं करना चाहिए। बाकी कपास में भी 2,4-D का उपयोग नहीं करते हैं, दलहनी फसलों में 2,4-D का उपयोग नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी में आपके तिलहन भी दे रखी है, तो तिलहन उसमें भी नहीं करते। तो ये ध्यान रखना, 200% क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को इसी प्रकार से मिलेगा। बाकी अब देखो आगे, तो ये 2,4-D का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। पत्तियां अंगुली नुमा हो जाती है, एंगुलर लीफ हो जाती है। इसके बाद में अपन देखें तो नेक्स्ट जो बात है, खरपतवारनाशी हो गए तीन प्रकार। ओटाई क्या होती है, ओटाई, ओटाई आपको ध्यान रखना है। कपास को, रेशे को अलग करने की क्रिया को, रेशे व बिनोले को, रेशे व बिनोले को अलग करने की क्रिया को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ओटाई। अलग करने की क्रिया को, रेशे व बिनोले को अलग करने की क्रिया को, रेशे व बिनोले को अलग करने की ओटाई कहते हैं। और ओटाई में कुछ नहीं है, लिंट लिंट प्लस, इतना कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। इसमें ओटाई या गिनिंग प्रतिशत कितना पाया जाता है, सामान्य ओटाई प्रतिशत कितना होता है, 33% होता है। लेकिन एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखा है, तो आपको बिल्कुल अलग अलग ही ध्यान रखना है। देसी जो कपास है, देसी कपास का ओटाई प्रतिशत 30 से 40% दे रखा है, यह आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अमेरिकन का कितना दे रखा है, तो ये भी ध्यान रखना, 30 से 35% दे रखा है। और इसके बाद में आपके संकर कपास का कितना दे रखा है, 32 से 35%। अगर पूछ रहे कि ओटाई सामान्य कितना होता है, एवरेज, तो 45-33 होता है। देसी का 30 से 40, अमेरिकन का 30 से 35 और संकर का 32 से 35। ओटाई प्रतिशत आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक लिख लेना भाई, कपास में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है, तो गोसीपोल पाया जाता है, ये भी आपके ध्यान है। अब आता है सीड कॉटन या कॉटन सीड। सीड कॉटन या आपके क्या कहते हैं, रुई को तो लिंट कहते हैं, है ना। और एक होता है कॉटन सीड। कॉटन सीड, क्या सीड कॉटन में कैसा है, देखो इसके बीच में का लगा दो और ध्यान से पढ़ना है। सीड को कहते हैं बीज। सही वाक्य बनना चाहिए, अगर सही वाक्य बनेगा तो अगर बन जाए तो वो उस चीज का ध्यान रखना। जैसे कॉटन सीड, इसके बीच में आपको का लगा दो, तो यहां देखो बीज का कपास, अपन कहीं कपास का बीज लेने जाते हैं। अगर आप मान लो आप दुकान पे गए, वहां बोलोगे कि कपास का बीज देना, क्या रुई और कपास का बीज दोनों साथ देता है, नहीं, केवल कपास का बीज देता है। तो यहां पढ़ो, कॉटन किसको कहते हैं, कपास का, सीड को क्या कहेंगे, बीज। यानी यहाँ केवल बीज आएगा, या अगर आप जाके बोलोगे कि कपास का बीज देना, तो केवल बीज ही देगा। यहाँ वाक्य बनाओ, सीड का मतलब बीज का कपास, इसका मतलब वाक्य सही नहीं है। तो जहां सही नहीं है वहां चीज दोनों आएगी। और यहाँ क्या आ जाएगा, सीड प्लस कॉटन, यानी रुई या लिंट प्लस बिनोला, बीज दोनों आएंगे। तो कॉटन सीड में केवल बीज आता है, सीड कॉटन में रुई प्लस बीज दोनों आता है। अच्छी तरीके से याद हो गया होगा मैं जो बता रहा हूं आपको। इसी तरह से आपको याद रखना है, इसमें कुछ है नहीं और बड़ी। अब अपन इसके दैहिक विकार और कीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको कल क्लास कंप्लीट हो जाएगी। 5 मिनट और आपका लूंगा मैं, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो एक लिख लेना भाई, टर्मिनेट्रिक, टर्मिनेट्रिक तकनीक कपास से संबंधित है, कपास से संबंधित है ना। लाइनों में बुआई करते हैं गुजरात में। कपास की टर्मिनेटर तकनीक का मतलब होता है लाइन में सोई करना, टर्मिनेट्रिक विधि कहलाती है।
तो ये गुजरात से विकसित है, तो कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है। अब जो आपके दैहिक विकार है, यहां से क्वेश्चन पक्का आता है दैहिक विकार में से। तो दैहिक विकार आपको ध्यान रखना है, पहला होता है तिराक या बोल का ओपन होना। तिराक या बोल ओपन होना। बोल ओपन का मतलब क्या होता है? तिराक क्या हो जाता है? तो किससे होता है? ये नाइट्रोजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी या अनियमित इरिगेशन। अनियमित इरिगेशन, अनियमित का मतलब क्या होता है? यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा भाई, दैहिक विकार 200% क्वेश्चन पूछ सकता है। तिराक का मतलब होता है बोल ओपन, यानी बोल समय से पहले फट जाते हैं। वो फटने का कारण क्या है कि आप या तो नाइट्रोजन की कमी कर दिए या फिर उसमें क्या कर दिया, अनियमित, कभी पानी दे दिया दिया नहीं, इस प्रकार से। तो ये तिराक हो गया फर्स्ट। उसके बाद में सेकंड आता है आपके लिटिल लीफ। लिटिल लीफ आपको ध्यान रखना जिंक की कमी से होता है। और ये 200 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रिंकल लीफ तीसरा कौन सा है? आपके क्रिंकल लीफ। और ये क्रिंकल लीफ आपको ध्यान रखना है किसकी कमी से होता है? ध्यान रखे एमएन की टॉक्सिसिटी से होता है। हाँ भाई, यहां ध्यान रखे, यहाँ कमी नहीं होगा। और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ध्यान दे, ये टॉक्सिसिटी से होता है, न कि कमी से होता है। ध्यान दे भाई सभी। क्रिंकल लीफ एकमात्र एमएन की टॉक्सिसिटी से, अधिकता से, एमएन की अधिकता से, और कोई डिजीज नहीं होता। एक धान में होता है एपी की अधिकता से, एक यहाँ भी आपके एपी की इसकी एमएन की अधिकता से होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लिटिल लीफ जिनकी। एक और होता है पर्पल रेड लीफ। तो ध्यान रखें पर्पल रेड लीफ। और ये किसके कारण होती है? ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होती है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं देख विकार। कीड़े तो उसमें है नहीं, तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी के कारण होती है पर्पल जो रेड लीफ होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसमें क्या होता है। इसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं रोग। इंपॉर्टेंट 2-4 रोग है, वो रोग भी आपको ध्यान रखना कौन से में किसको क्या बोलते हैं। रोग भी आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है। कीट पढ़ लेते हैं पहले, रोग तो कुछ नहीं, तो रोग देख लेते हैं। जीवाणु अंगमारी, इसको बोलते हैं जीवाणु अंगमारी या बैक्टीरियल ब्लाइट। इसको आप बैक्टीरियल ब्लाइट भी कहते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट किसी प्रकार से बोलते हैं। और इसकी स्पीसीज जेंतोमोनास स्पीसीज होती है, जेंतोमोनास। तो ध्यान रखना आपको कि किसमें कौन सा रोग लगता है, जेंतोमोनास या मालवेशियम। एक होता है विल्ट रोग, कपास का विल्ट रोग। और ये कपास का उखट्टा रोग भी आपको ध्यान रखना है। और उखट्टा रोग आपको सभी को पता है किससे होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, कवक के द्वारा फैलता है। और ये ध्यान रखें जीवाणु अंगमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट, एंगुलर लीफ डिजीज भी बोलते हैं। एंगुलर लीफ, एंगुलर लीफ का मतलब क्या हो गया? इसमें जो आकृति है वो एंगुलर के समान हो जाती है, लीफ के अपने अंगुलियों के समान हो जाती है। जीवाणु अंगमारी ये बैक्टीरिया से होता है। बाकी सभी रोग किससे होंगे? विल्ट रोग, उकट्ठा रोग भी आपके फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से होता है, ये भी ध्यान रखना। और एक कपास का लीफ कर्ल रोग होता है, कपास का लीफ कर्ल रोग। कर्ल रोग, तो ये भी किससे होता है? वायरस से या विषाणु से होता है। और इसका वाग जो होती है वो सफेद मक्खी होती है, सफेद मक्खी होती है। तो ये रोग हो गए जीवाणु, इसका ध्यान रखना। जेंतोमोनास मालवेशियम, मालवेशियम ऐसी मालवेशियम कुछ स्पीसीज है इनकी, या जेंतोमोनास स्पीसीज आप लिख सकते हो। इसको देखना भाई क्या हो रहा है।